हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रीनू अग्रवाल। आज ये वीडियो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीए, सीएस, सीएमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनके एग्जाम नियर है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने एग्जाम में अपने आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, जो कि सजेस्टेड है बाय ICAI। आप कोचिंग भी बहुत अच्छी जगह से लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, आप हार्डवर्क भी बहुत करते हैं, लेकिन आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है। जो आप मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं वो आपके आते नहीं है, या आप 1-2 मार्क्स से एग्जाम में रह जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। आप कितनी ही प्रिपरेशन कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने एग्जाम में अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे कि आपको कितना आता है, आपको अपने एग्जाम में आपके लिखने के पैटर्न के भी मार्क्स मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी यही स्ट्रेटेजी अपना के और एग्जाम में जो ICAI के द्वारा सजेस्टेड पैटर्न है उसी पैटर्न पे मैंने आंसर लिखा, जिससे मैं एग्जाम में क्लियर हुई। मैंने अपने एग्जाम में कैसे राइटिंग जो स्ट्रेटेजी थी वो मेरी क्या थी, मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सब्जेक्ट वाइज आपको लिखने का पैटर्न बताऊंगी। और आप यदि हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है, हार्ड वर्क किया है, और मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, जो पैटर्न बता रही हूँ, जो कि ICAI के द्वारा सजेस्टेड है, आपने उस अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में आंसर लिखा तो आप 100% पास होंगे। आपके फेल होने का चांस ही नहीं बनता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ उनके आंसर्स लिखने में। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल पे टाइप करते हैं BOSICAI और मैं एंटर प्रेस करती हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो ICAI की वेबसाइट ओपन हो जाती है, BOS नॉलेज पोर्टल की। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। ICAI की वेबसाइट ओपन हो जाती है और जैसे कि आपको पता है कि न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम, अभी 2 ऑप्शन आपके पास है, चाहे आप CA IPCC कर रहे हो, चाहे आप CA फाइनल कर रहे हो। तो मैं आपको ओल्ड स्कीम पर लेके चलती हूँ। मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। ये हमारा ओल्ड स्कीम का कोर्स है। अब हम एक बार यहाँ पे IPCC का कोर्स लेके चलते हैं। या तो यहाँ पे पूरा सिलेबस आ गया, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आ गए। अब मैं जैसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करती हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बिजनेस लॉ का करके दिखाती हूँ। तो बिजनेस लॉ पे गए अपन। हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे RTP, सजेस्टेड आंसर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, क्वेश्चन पेपर सभी यहाँ पे दे रखे हैं। तो जो सजेस्टेड आंसर्स हैं, मैं को जहाँ तक पता है 90% स्टूडेंट्स को पता होगा कि यहाँ पे सजेस्टेड आंसर्स हैं, और कईयों के पास प्रिंट आउट्स भी इसके होंगे। लेकिन उनके आंसर्स किस तरह, किस फॉर्म में दे रखे हैं, जहाँ तक मुझे पता है कोई ये ध्यान नहीं देता कि उसके आंसर्स कैसे लिखे हैं। बस आप क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके आंसर्स आप बुक्स में से या आपको जहाँ से कोचिंग क्लासेस ले रखी हैं आपने, वहाँ पर आप आंसर देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ICAI है उसने किस तरह के आंसर्स प्रोवाइड कराए हैं, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम कैसे आंसर लिखें। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब यहाँ पे हमें लेटेस्ट जो वर्जन दे रखा है इंग्लिश मीडियम का, वो जनवरी 2021 का दे रखा है, और जो हिंदी मीडियम का वर्जन है वो है नवंबर का। तो मैं इंग्लिश वर्जन लेती हूँ जनवरी 2021 का। तो मैंने बिजनेस लॉ की फाइल ओपन कर ली है, मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी को लेके चलती हूँ। यहाँ पे ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आप देख सकते हैं। ये सब्सिडरी कंपनी जो है उसका एक क्वेश्चन है। तो इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेदर XYZ लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ MNP लिमिटेड। अब ये इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्सिडरी के बारे में बताया है। अब हम कंपनीज एक्ट को ले चलें तो कंपनीज एक्ट में सब्सिडरी की डेफिनेशन दे रखी है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि सब्सिडरी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी गई है। नीचे स्क्रॉल करती हूँ, यहाँ पे इसका आंसर इस तरह लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज 87 ऑफ क्लॉज 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब देखिए आपने स्टार्टिंग कैसे की है इन्होंने। कंपनीज एक्ट जो हमारा 2013 है उसके क्लॉज 2 के सब क्लॉज इसके अकॉर्डिंग हमारी सब्सिडरी की डेफिनेशन ये है। तो आपको 3 लेवल में आंसर देना है जब आपका लॉ का पेपर हो या ऑडिट का पेपर हो। सबसे पहले आपको अपने सेक्शन को एक्सप्लेन करना है। उस सेक्शन में जो डेफिनेशंस दे रखी है या कोई भी जो प्रोविज़न है वो आपको बताना है। देन आपको
जो प्रोविज़न है उसको आपके क्वेश्चन से इन्वॉल्व करके बताना है, देन आपको कंक्लूजन देना है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन लिखा कि इस अकॉर्डिंग जो हमारा क्लॉज है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे ये है सब्सिडरी की, क्वेश्चन में क्या बताया गया है और अब आंसर में हम कंक्लूजन में क्या बताना चाहते हैं। आपको 3 फेसेस में ये आंसर देना है। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे नीचे लैंग्वेज क्या लिखी गई है, इन टर्म ऑफ द अबव स्टेटेड फैक्ट एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो सबसे पहले जो मैंने सेक्शन लिखा और जो मैंने प्रोविजंस लिखा, उस प्रोविजन और फैक्ट्स के अकॉर्डिंग फॉलोइंग आर द आंसर। तो फिर आपको इस तरह आंसर देना है। जब कॉपी चेक होती है, कॉपी चेकर्स होते हैं, उनके पास में आईसी के द्वारा सजेस्टेड आंसर्स भी आते हैं, तो वो इसी फॉर्म में आते हैं। तो यदि आप इसी फॉर्म में अपना आंसर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने की चांसेस हो जाते हैं। अब हम कोई अनदर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 का ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोनस एक्ट का क्वेश्चन है, हम इसका आंसर देखते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। यदि वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसी अकॉर्डिंग डिटेल में देना है। अब देखिए सेक्शन 20 ऑफ द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पहले जैसे ही हमने पूरी सिचुएशन रीड करी, क्वेश्चन को रीड किया, माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ये इस सेक्शन का क्वेश्चन है। जो सेक्शन 20 में बताया गया है वो प्रोविज़न यहाँ पे लिखा गया है। हम नीचे चलते हैं। अब आप देखिए, पहले लिखा गया सेक्शन, देन लिखा गया प्रोविज़न। अब यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग द अबव प्रोविज़न द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू SKP लिमिटेड। दिस हैंस कंटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स इज करेक्ट। ये पहले सेक्शन लिखना है, देन प्रोविज़न लिखना है, देन हमें जो क्वेश्चन में पूछा है उसको प्रोविज़न से मैच करते हुए आपको आंसर देना है। अब आपका जो पेपर 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का, मैंने ये ऑडिट एंड एश्योरेंस की जो सजेस्टेड आंसर्स है उसको डाउनलोड कर लिया है। अब जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें करेक्ट है या इनकरेक्ट है स्टेटमेंट्स, वो हमें बताना है इन शॉर्ट में। तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। अब आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल 3 से 4 लाइन में आपको आंसर देना है, और 2 मार्क्स भी तब मिलेंगे। यहाँ पर जो CA इंस्टीट्यूट है उसका एक पैटर्न है कि आपको मार्क्स कैसे मिलने हैं। जब आप सेक्शंस यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, जब आप पूरा प्रोविज़न आप यहाँ पे बताएंगे, जैसे कि ऑडिट में आपको ऐसे पूरे ध्यान होने चाहिए, ऐसे का नंबर ध्यान होना चाहिए, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे ध्यान होने चाहिए। और जैसे कोई ऑडिट में कोई क्वेश्चन आया है उसमें आपने ऐसे तो बता दिया लेकिन उसका लिंक किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी हो रहा है, तो आपको उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी बताना पड़ेगा। जब भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपने केवल ऐसे का नंबर तो बता दिया लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई प्रोविज़न उससे जो लिंक था उसको नहीं बताया, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको 2 मार्क्स है तो 1.5 मार्क्स ही मिलेंगे। आपको तो लगेगा मैंने पूरा बता दिया, लेकिन ICA का तो सजेस्टेड आंसर्स है कि वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए आपको पढ़ाई जो करनी है वो बहुत रिलेवेंट करनी है। तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क that the auditor is willing to accept will not affect the sample size। का नीचे आंसर देखते हैं। तो आपको इसी पैटर्न में अपना आंसर देना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आपको सबसे पहले लिखना है इनकरेक्ट। देन आपको स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग का नंबर यहाँ पे बताना है। एज पर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 530 ऑडिट सैम्पलिंग। आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये सही गलत क्यों है, यहाँ पे आपने इनकरेक्ट लिखा है तो ये गलत क्यों है, ये आपको रीज़न देना है। देन हम क्वेश्चन 2 का ए देखते हैं। इन अ सिस्टम बेस्ड ऑडिट। अब यहाँ पर बात हो रही है सिस्टम बेस्ड ऑडिट की, तो सिस्टम बेस्ड ऑडिट से रिलेवेंट कोई सेक्शन नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको माइंड नहीं लगाना है। आपको केवल जो सिस्टम बेस्ड ऑडिट होती है वो कैसे होती है, बस आपको उसका डायरेक्ट आंसर दे देना है। यहाँ पे सिंपल आंसर दिया हुआ है कि सिस्टम बेस्ड ऑडिट क्या होती है, यहाँ पे कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल्स प्रोवाइड किए गए हैं, और सिंपल आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। देन हम 4th क्वेश्चन का बी देखते हैं। यहाँ पे कारो 2016 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दे रखी है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो जैसे ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं गारंटी देती हूँ कि 1 मार्क्स का, यदि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ एन मार्क्स या 1 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाना है। यदि आपने ये एक्सप्लेन कर दिया कि कारो 2016 के पैरा 3 के क्लॉज का ये प्रोविज़न है, देन आपने प्रोविज़न लिख दिया, तो प्रोविज़न लिख गया तो आपको 1 मार्क्स प्रोविज़न का मिल गया। जो कॉन्क्लूज़न का मार्क्स है 4 मार्क्स में, वो मार्क्स होगा सिर्फ 1 या 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स कॉन्क्लूज़न का होगा।
मान लीजिए आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, आपने सेक्शन लिख दिया, आपने प्रोविज़न भी लिख दिया, तो आपको 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स तो आपको वो कॉपी चेकर दे के ही जाएगा कि आपने कंक्लूड तो नहीं किया लेकिन आपने सेक्शन लिखा है, आपने पूरा प्रोविज़न लिखा है। हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके कारण आपके मार्क्स कट जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मुझे मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। मैं नीचे स्क्रॉल करके इसके आंसर पे जाती हूँ। जैसे अब आपको कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, तो आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना है। मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ही बस 9,72,000 अपॉन 30 और 32,400, बस उनको फॉर्मूले से मतलब ही नहीं है। फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो आपका ये क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, तो फॉर्मूले नहीं लगाएंगे तो आपको 6 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको जितने फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले लिखने हैं। देन ये यूनिट्स हैं, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं। जो भी क्वांटिटी है या कितने रूम्स है, जो भी क्वेश्चन आस्क कर रहा है जिस यूनिट में, आपको वो यूनिट यहाँ पे लिखनी है, वो भूल जाते हैं, इसके भी मार्क्स होते हैं। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लिखा। देन अब यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की नीड होती है, तो देखिए यहाँ पे सिंस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 15%, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शुड बी 85%। अब हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यदि 15% हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 85% होगा। हम अपने माइंड में ही ये चीज़ें रख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हमने इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला लिखा और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 0.85% मल्टीप्लाई 12,80,000 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि 15% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो 85% आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ये जो लैंग्वेज है आपको इस तरह बिल्कुल प्रेजेंटेशन देना है एक तरह का। जो बच्चे रैंकर्स आते हैं उनकी यही स्ट्रैटेजी रहती है, वो हर पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं जिससे जो कॉपी चेकर है उसको देखते ही हर चीज़ समझ में आ जाए। और मैं आपको टैक्सेशन जो पार्ट पेपर 4 है उसका भी दिखाती हूँ। टैक्सेशन में हम अपने डायरेक्ट टैक्स में देखते हैं, इनकम टैक्स में जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन बनाना है। मैं नीचे इसका आंसर देखती हूँ। देखिए यहाँ पे आंसर है, जैसे नेट प्रॉफिट आपने लिख दिया। अब आपको यहाँ पे आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट अलाउेबल वाइल कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम यहाँ पे देनी है। तो जैसे डेप्रिसिएशन था, आपने एज इट इज़ इसका अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ प्लांट ऑफ मशीनरी, तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ सजेस्टेड आंसर्स में जो इस टेबल के अंदर ही ये कैलकुलेशन कर दी है, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। आपको ये कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं करनी है, इसकी कैलकुलेशन आपको अलग से नीचे एक्सप्लेनेशन 1 एक्सप्लेनेशन 2 के नीचे आपको उसका आंसर देना है। ये यहाँ पर ये जो कंप्यूटेशन है ये बहुत क्लियर शो होगा और नीचे आप अच्छे से, आपको स्पेस भी मिल जाएगा, फिर प्रोविज़न आंसर दे सकते हैं। और इनकम टैक्स में भी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उससे रिलीवेंट सेक्शन लिखना है, देन उसका प्रोविज़न लिखना है, देन उस प्रोविज़न को जो केस स्टडी आई है उसमें फॉलो करते हुए कंक्लूजन देना है। आपको ऑडिट और लॉ के जैसे ही यहाँ पे भी आंसर देना है, लेकिन आपको मार्क्स का ध्यान रखना है कि मार्क्स 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है, उस अकॉर्डिंग आंसर देना है। और आप इन सजेस्टेड आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इनके पैटर्न्स को देख के ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इनके कई क्वेश्चंस को देख के अपनी प्रैक्टिस करके इन आंसर्स को लिखने की कोशिश करी है इस पैटर्न में, और मैं एग्ज़ाम में भी इसी पैटर्न में आंसर्स दे के आई थी, तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पॉइंट्स से भी क्लियर कराना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट योर आंसर इन अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव वे, यूज टेबल्स फ्लो डायग्राम। तो आपको जो भी आंसर देना है क्लियर और अट्रैक्टिव वे में देना है। सेकेंड, ऑलवेज गिव प्रिसाइज एंड रिलीवेंट आंसर टू द क्वेश्चन। जैसे कि मैं भी आपको बता रही हूँ कि आपको रिलीवेंट आंसर देना है, जो पूछा है वही आंसर देना है। नो नीड टू राइट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन फॉर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बात हो रही है, जैसे मैंने बताया था कि सिस्टम बेस्ड ऑडिट वाले जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ केस स्टडी की बात नहीं हो रही है, आ रही है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस की। तो जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनका केवल डायरेक्ट आंसर जैसे बुक्स में दे रखा है, तो आपको उसमें कोई इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन की नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। लेंथ ऑफ द आंसर शुड बी विद द वेटेज ऑफ द मार्क्स। तो मैं ये आपको पहले बता चुकी हूँ कि मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आपको रेड इंक और स्केच पेन,
अंडरलाइन करने के लिए यूज़ में नहीं लेना है। केवल जो आपका ब्लैक पेन, आप ब्लू पेन से तो लिखते ही हैं, आप ब्लैक पेन या पेंसिल यूज़ कर सकते हैं अंडरलाइन के लिए। देन 6 पॉइंट है, डोंट स्ट्रिक्ट ऑफ एनी आंसर इवन इट इज़ 100%। कई बार होता है, ये मेरे साथ भी हो चुका है कि अपन जल्दबाजी में पूरा आंसर लिख देते हैं, लेकिन बाद में अपन को ऐसा लगता है कि ये आंसर तो गलत है। और ज़्यादा ये चीज़ें होती है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, अपन पूरा अकाउंट्स में कर देते हैं, अपनी बैलेंस शीट ही मैच नहीं होती है, तो अपन हड़बड़ी में कई बार उसको काट देते हैं, तो वो नहीं करना है। कई बार क्या होता है ना कि यदि कॉपी चेकर का माइंड किधर और डाइवर्ट हो, वो देखे पूरा आंसर लिखा है और पता नहीं आपको उसमें मार्क्स दे दे, तो इसलिए आपको उसको काटना नहीं है, यदि चाहे आपका आंसर 100% रॉन्ग भी है तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आपको यदि मेरा वीडियो अच्छी लगे और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगी कि मैं CA CS CA में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पर वीडियोस तो बनाती ही हूँ, उसके साथ साथ मैं जो आफ्टर CA आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब PSU जॉब जो निकलती रहती है उन पे भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। और GST इनकम टैक्स ROC कंपनीज है, इन पे भी जो लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, जो भी इनकम टैक्स GST के प्रोविजंस हैं उन पे भी मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो ये आपके लिए पूरा चैनल आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है। या आप CA कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब्स की ज़रूरत है, तो तब भी आपको मेरे चैनल को अपडेट्स देता रहेगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।